बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता त्रिपाठी। आज मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी को फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट पढ़ाऊंगी। बच्चों, पंचलाइट कहानी आपके पाठ्यक्रम में है और कहानी से आपकी परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का अर्थ है बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए आपको एक शब्द सीमा के अंतर्गत ही यानी कि 80 से 100 शब्दों के मध्य ही अपने उत्तर को देना होता है। तो कहानी से जो प्रश्न बनते हैं कुछ इस तरह बनते हैं कि कभी कभी कहानी का सारांश पूछ लिया जाता है कि आप अपने शब्दों में लिखिए। और जहाँ तक पंचलाइट कहानी की जब बात आती है तो इसकी मुख्य विशेषता यानी मुख्य बिंदु जो है वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी क्यों है? क्योंकि ये बिहार के एक ग्रामांचल की कहानी है जिसमें एक ग्रामीण जीवन को बड़ी सजीवता से अंकित किया गया है। कहने का अर्थ है आंचलिक कहानी है और साथ ही साथ इस कहानी में ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्रांकन किया है। और इसके लिए सबसे पहले हम ये भी थोड़ा जान लें कि जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं उनका जन्म ही बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव में हुआ था। तो क्योंकि वो उस परिवेश से आते थे इसलिए शायद उन्होंने जो चित्रांकन इस कहानी में किया है वो अन्यत्र शायद दुर्लभ ही हो। और उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी बात आती है कि कभी कभी कहानी के जो तत्व हैं, कहानी के जो 6 तत्व हैं, कथानक है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, उसके बाद संवाद और कथोपकथन है, भाषा शैली है उसकी, देश काल वातावरण और उसका उद्देश्य, ये जो 6 तत्व माने गए हैं उन पे आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्योंकि आपके परीक्षा का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है तो अब बड़े प्रश्न नहीं आते, इसलिए इन बिंदुओं को आधार मान के कि कभी कभी कथानक को आधार मान के जो आपका कथानक संक्षेप में बताइए, और कभी कभी किसी पात्र का चरित्र चित्रण दे दिया जाता है, और कभी कभी संवादों के आधार पर ये सिद्ध करिए कि ये कहानी यानी पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है अथवा नहीं। और भाषा शैली जो कि किसी भी कहानी की रोचकता उसकी सजीवता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसके आधार पे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो है उसका उद्देश्य, कहानी का जो उद्देश्य है, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य से किसी कहानी का जन्म नहीं होता। कहानी उद्देश्य के को आधार बना के ही लिखी जाती है। तो ये जो सारे बिंदु हैं इन पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं इसकी कहानी के सारांश में। तो पंचलाइट कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी है, जो ग्राम्य अंचल को व्याख्यायित करती है, उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि रामनवमी के मेले के दिन महतो टोली के लोगों ने एक पंचलाइट खरीदा, जिसको ऐसे तो कहा जाता है पेट्रोमैक्स, लेकिन गांव वाले उसको क्या कहते हैं? पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। और पंचलाइट खरीदने से जो 10 रुपए बचे उससे उन्होंने पूजा सामग्री ले ली, क्योंकि गांव में ये परंपरा होती है कि जब कोई नई वस्तु खरीद के आती है तो सबसे पहले उसका पूजन होता है, फिर वो सामाजिक उपयोग में लाई जाती है। तो महतो टोली में भी यही हुआ कि पंचलाइट आ जाती है, फिर उसके बाद शाम के समय, जिसमें तो साँझ के समय की बात की जाती है कि सब एकत्र होंगे, पंचलाइट जलाई जाएगी और उसी की रोशनी में भजन और कीर्तन होगा। सरदार भी अपनी पत्नी से कहते हैं कि समय से चूल्हा चौका कर लेना, क्योंकि शाम को पूजा और कीर्तन होगा। शाम का समय आता है, गांव के सभी लोग एकत्र हो जाते हैं एक जगह, बूढ़े बच्चे जवान सब उत्सुक थे कि किस तरह पंचलाइट जलाई जाए और हम उसको बहुत ही करीब से देखें, क्योंकि जो गांव था वो जाति के आधार पे वर्गों में विभाजित था। कहने का अर्थ है टोले में विभाजित था। तो ब्राह्मण टोला अलग था, राजपूत टोला अलग था, और ये सबसे छोटी जात जो मानी जा रही थी महतो टोला जिसको कहते थे वो अलग था।
और सारे टोलों में तो पंचलाइट अपनी अपनी थी, लेकिन महतो टोले में पहली बार पंचलाइट आई थी। तो सब बहुत उत्साहित भी थे, मगन भी थे। और जब शाम को एकत्र होते हैं एक साथ सब और पंचलाइट जलाने की बारी आती है, तो खरीदते समय किसी को ये ध्यान ही नहीं था कि ये पंचलाइट जलाई कैसे जाएगी। और जब जलाने की बात आती है तो पंचलाइट जलाने किसी को नहीं आता। फिर सारे जो सदस्य हैं वो मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि पंचलाइट जले अथवा ना जले, लेकिन हम किसी और टोले से किसी को नहीं बुलाएंगे जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये महतो टोली की इज्जत का सवाल था। पंचलाइट नहीं जलती, इसके लिए अन्य टोलियों द्वारा उनका मजाक भी बनाया जाता है और वो उस मजाक को बड़ी सरलता से सहन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो ये होना ही है। लेकिन उसी सभा में मुनरी बैठी है जो ये जानती है कि उसका प्रेमी गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, क्योंकि मुनरी की प्रेम में और गुलरी काकी के कहने पर, शिकायत पर पंचायत उसका हुक्का पानी बंद किए हुए है और साथ ही उस पे 10 रुपए का जुर्माना भी लगा था। तो सभी लोग एकत्रित थे, लेकिन क्योंकि जात से उसका हुक्का पानी बंद था तो गोधन उस जो है सभा में नहीं आया था। लेकिन मुनरी अपनी सखी कनेली के माध्यम से सरदार तक ये बात पहुंचाती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। और जब सरदार को ये बात पता चलती है तो जो पंच होते हैं वो एक दूसरे से सलाह मशविरा करते हैं कि हमने तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, तो क्या उसे बुलाया जाए अथवा नहीं। जाति की इज्जत को ध्यान में रखते हुए गोधन को बुलाने का निर्णय पंच लेती है। गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा जाता है। छड़ीदार जाते हैं, लेकिन गोधन आने से मना कर देता है। वो कहता है कि कल पुर्जे की चीज है और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप लोग फिर से मुझ पर जुर्माना ठोक देंगे। लेकिन जब मुनरी की माँ गुलरी काकी उसे उसके झोपड़े में बनाने जाती है तो वो आता है और जैसे ही वो पेट्रोमैक्स में यानी पंचलाइट में तेल भरता है और कहता है कि जलाने के लिए स्प्रिट लाइए, तो फिर से एक बार सारे जो लोग हैं वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं था कि इसको जलाते कैसे हैं तो उन्होंने स्प्रिट को खरीदा ही नहीं था। लेकिन गोधन अपनी होशियारी से और चतुराई से गरी के तेल से पंचलाइट को जला देता है। जैसे ही पंचलाइट जल जाती है लोग खुश हो जाते हैं और कीर्तनिया लोग महावीर स्वामी की जय करते हुए अपना कीर्तन शुरू करते हैं। मुनरी भी गोधन को देखकर खुश होती है, दोनों के नेत्र मिलते हैं और वो प्रेम के प्रगाढ़ता में एक बार फिर से डूब जाते हैं। और साथ ही सरदार जो है गोधन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून मां, खूब गाओ सलीमा का गाना। इसी के साथ भजन कीर्तन की आवाज के साथ और भजन के बाद प्रसाद वितरण के साथ इस कहानी का समापन कुछ इस तरह होता है कि सभी गोधन को माफ कर देते हैं और साथ ही साथ गुलरी काकी भी उसे शाम के खाने का आमंत्रण देती है। तो इस तरह ये इसका सारांश था और आप इसको अपने शब्दों में और भी छोटा करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और जो पंचलाइट कहानी पे आता भी बहुत ज्यादा है परीक्षा में, वो है आंचलिक कहानी। मतलब ये जो आंचलिक कहानी है इसके बारे में कि आंचलिक कहानी किसे कहते हैं, सिद्ध करिए कि पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आंचलिक कहानी होती क्या है। तो आंचलिक कहानी वो है बच्चों जिसमें किसी अंचल विशेष के रीति रिवाज,
उसके आचार विचार, उसके त्योहार, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसके मुहावरे, उसके नैतिक मूल्य और जो मान्यताएं होती हैं, जब किसी कहानी में बड़ी प्रमुखता और सजगता के साथ व्यक्त किया जाता है तो वो एक आंचलिक कहानी होती है। और अगर हम इस दृष्टि से पंचलाइट को देखें तो पंचलाइट पूर्णतः एक आंचलिक कहानी है। क्यों है? क्योंकि पंचलाइट कहानी में बिहार के एक अंचल विशेष की रीति रिवाज, उसके बाह्य आडंबर, उसकी मान्यताएं और मूल्यों को व्यक्त किया गया है। पूरी कहानी एक ग्रामीण परिवेश से ली गई है और उसी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें जो समाज यानी कि वो जो ग्रामीण समाज है उसके अंदर जो जातियों का बंटवारा है और साथ ही साथ जातियों के मध्य जो द्वेष भावना है, ऊंच और नीच की भावना है, वो बड़े ही यथार्थ ढंग से इसमें चित्रित किया गया है। और साथ ही भाषा का भी प्रयोग ऐसा रखा गया है कि इसकी आंचलिकता बनी रहे। जैसे कि ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द हैं जो कि आप अगर जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो पाएंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में जैसे कि पुन्ना शब्द, कल कब्जा, एकदम ग्रामीण परिवेश अंचल विशेष के शब्दों का प्रयोग करके इस कहानी में सजीवता का पुट आ गया है। नेम टेम, नियम धर्म, डिबरी, जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं उन्हें पता होगा डिबरी यानी डिबिया, एक शीशी में तेल और बाती देके जलाई जाती है और ये विशेष रूप से ग्रामांचल में इसका प्रयोग किया जाता है। और तब अब शायद आधुनिक भारत के ग्रामों में हम डिबरी ना भी पाएं, लेकिन जो पंचलाइट का लेखन था और हमारे ख्याल से वो 1950 से 60 के बीच का समय था, तो उस समय का जो ग्रामीण परिवेश था वो इतना भी ज्यादा आधुनिक नहीं था। लालटेन जलाना और डिबरी का ही प्रचलन था, क्योंकि हमको नहीं लगता कि तब जो है लाइट की व्यवस्था हुई होगी। तो डेर बेट, किरासन, कूट यानी मजाक करना, जुर्माना न लिखे जुर्माना ये जो शब्द लिखना, और स्पिरिट का जो है बिगड़ा हुआ रूप यानी स्पिरिट, नारियल के लिए गरी शब्द का तेल शब्द का प्रयोग करना, धुरखेल, धुरखेल बिल्कुल एक जो है अंचल विशेष का शब्द है और ये शब्द का प्रयोग इसकी आंचलिकता को और भी सजीव बना देता है। और जहां तक इस कहानी का शीर्षक पंचलाइट है, वो स्वयं ही ये दर्शाता है कि ये एक अंचल विशेष की कहानी है। तो उसके बाद ये जो शब्दों का प्रयोग है, भाषा शैली है, वातावरण है और दूसरा जो नैतिक मूल्य और मान्यताएं हैं, वो सारी बातें भी ये सिद्ध करती हैं कि पंचलाइट कहानी एक आंचलिक कहानी है। तो ये हो गया बच्चों आपका उसका सारांश हो गया, और आंचलिक कहानी और सिद्ध करिए कि एक आंचलिक कहानी है, ये हो गया। और फिर जो महत्वपूर्ण तत्व है इसके कहानी के, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उसके आधार पर अगर कभी समीक्षा एक एक तत्व हो, पूरी समीक्षा अब नहीं आती क्योंकि आपका पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है, तो अगर कभी आ जाए इसकी कथानक की समीक्षा करिए, पंचलाइट की कथानक की समीक्षा करिए, तो आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि पंचलाइट कहानी हरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी है, जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रांकन किया गया है, ग्राम्य जीवन के मनोविज्ञान का, उसके रीति रिवाज का, आचार व्यवहार का, और साथ ही जो जातियों के मध्य ईर्ष्या और द्वेष है उसको जो है बड़ी ही सजीव ढंग से चित्रित किया गया है। और कथानक एक ग्रामीण परिवेश से लिया गया है, कहानी घटना प्रधान है क्योंकि कोई पात्र विशेष का इसमें इतना महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया गया है, ये घटना है। घटना क्यों घटना प्रधान है ये कहानी? क्योंकि पंचलाइट का खरीद के आना और जलाना ये ही एक ऐसी घटना है
जिसके ताने बाने से इस कहानी को बुना गया है। तो कथानक इसका बिल्कुल यथार्थ चित्रण है और साथ ही जो कहानी के गुण होते हैं कि उसमें गति होनी चाहिए, लय होना चाहिए, अवरोध ना हो। अगर अवरोध हो जाता है तो पाठक जो है तालमेल कहानी से नहीं बिठा पाता। और दूसरी बात जो है, कहानी में रोचकता होनी चाहिए। रोचकता कहानी का मुख्य गुण होता है, क्योंकि अगर कहानी रोचक नहीं होती तो पाठक अंत तक कभी कभी उसको नहीं पढ़ता। और इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो पंचलाइट एक रोचक कहानी है। और साथ ही साथ जो एक जिज्ञासा की बात होती है कि कहानी में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि कहानी इस तरह लिखी जाए कि जब भी पाठक पढ़ना चाहे तो जैसे ही वो आरंभ करे उसे उस जिज्ञासा का आभास होना शुरू हो जाए कि अब कहानी में क्या होगा। उसी तरीके से पंचलाइट में हम देखते आएंगे कि जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है आ जाता है पंचलाइट, और जब जलाने की बात आती है तो किसी को आता ही नहीं। पाठक उससे तादाद में स्थापित कर लेता है और उसे लगता है कि कुतूहल सा आ जाता है कि अब क्या होगा। और फिर गोधन आता है, वो कहानी में मुख्य पात्र के रूप में भी है। वो आता है और जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो तेल भरता है और वो स्पिरिट की मांग करता है, तब भी एक बार व्यक्ति जो है, जो पाठक है, वो जिज्ञासु हो जाता है कि क्या ये पंचलाइट जलेगी अथवा नहीं जलेगी। तो अगर हम इस दृष्टि से भी देखें तो पंचलाइट एक सशक्त कहानी है। इसका कथानक सशक्त है, जिज्ञासा, रोचकता और गत्यात्मकता से भरपूर है ये कथानक। और कथानक की जो विशेषता यानी कि शीर्षक कैसा लिया गया है वो भी इसकी जो है रोचकता को बढ़ा देता है और ये बता देता है कि एक आंचलिक कहानी है और ग्रामीण परिवेश से ली गई है, क्योंकि पंचलाइट अपने आप में एक अंचल विशेष का शब्द है। तो ये आपका जो है कथानक हो जाएगा। और पात्र एवं चरित्र चित्रण यानी कि कहानी में पात्रों की स्थिति क्या है, क्योंकि कहानी छोटे कलेवर की होती है तो कहानीकार ये विशेष रूप से ध्यान देता है कि पात्रों की संख्या अधिक ना हो, क्योंकि अगर पात्रों की संख्या अधिक हो जाएगी तो कहानी बोझिल हो जाती है। हम एक दूसरे पात्रों से तादाद में स्थापित नहीं कर पाते। तो इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो पंचलाइट में मुख्य रूप से 5 से 6 पात्र हैं। इसमें सबसे पहले सरदार आ जाते हैं, फिर फुटंगी झा, फिर उसके बाद जो है छड़ीदार और गुलरी काकी। ये एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज और उसकी अंधविश्वासों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा वर्ग है मुनरी, कनेली और गोधन का, जो आधुनिक भावबोध से युक्त है। तो पात्रों की संख्या ये है। तो सरदार जो है वो जो बात करते हैं तो उनको ये लगता है उनकी बात ही क्या है, आदेश है। तो इस तरह से जो मुखिया का गुण होना चाहिए उनके चरित्र में वो आ जाता है। और फुटंगी झा जो है वो एक मनोविनोदी स्वभाव के हैं, दूसरों का मजाक बड़े जल्दी बनाते हैं। और उसके बाद छड़ीदार एक सेवक के रूप में जैसे प्रतीत होते हैं, यानी कि सरदार ने जो बात कही उस बात को वो पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी आदेश का पालन करने की स्थिति में हमें दिखाई देते हैं। और गुलरी काकी ग्रामीण परिवेश की सीधी सादी स्त्री है जो रीति रिवाज और मान्यताओं में विश्वास रखती है। गोधन एक ऐसा उन्मुक्त उच्छृंखल बालक है, युवा है, जो सबके सामने सलीमा का गाना गाते हुए मुनरी से अपने प्रेम का इजहार करता है। और मुनरी जो है वो एक ऐसी ग्रामीण बाला है जो सीधी और सरल है। तो ये ऐसे पात्र हैं जो कहानी को दिशा प्रदान करते हैं। फिर आता है तीसरा, संवाद या कथोपकथन। कहने का अर्थ है
कि जो कहानी में पात्रों ने कहा है वो किस तरह से बातचीत का जो ढंग है वही जो है संवाद है। तो संवादों के माध्यम से भी यह एक आंचलिक कहानी है और एक सशक्त कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। और क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से कहानी आती है तो जो पात्र बात करते हैं उनकी बातों से भी ये लगता है कि ये ग्रामीण जीवन के आधार हैं। तो संवाद जैसे कि जब जो है पंचलाइट नहीं चल पाती है तो एक युवक आके कहता है कि सरदार राजपूत टोले वाले तो हंस के लोटपोट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो तो वो पंचलाइट जल जाएगी। या कभी ये कि सरदार से अन्य टोले के किसी एक व्यक्ति ने पूछा, अरे महतो लालटेन कितने में खरीद हुआ? खरीदा गया नहीं, खरीद हुआ। इस तरह के जो कथन है वो जो है इसकी यथार्थता को यानी पंचलाइट में जो ग्राम्य जीवन की यथार्थता को और भी सार्थक बनाते हैं। भाषा शैली, ये कहानी की भाषा क्या है और किस शैली में ये कहानी लिखी गई है। भाषा की दृष्टि से हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से जुड़ी कहानी है और पात्र भी उस अंचल विशेष यानी ग्रामांचल की भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि इस कहानी की सजीवता बनी रहे। और साथ ही अगर हम शैली की बात करें तो रेणु जी ने इस कहानी में व्यंग्य और हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने ग्राम्य जीवन में की जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, जो आपसी जो द्वेष भावना है उसको उन्होंने इस कहानी में व्यक्त किया है। फिर देश काल वातावरण की कहानी किस समय लिखी गई है, किस परिवेश में लिखी गई है, क्या कहानीकार ने उस परिवेश को उस कहानी के माध्यम से जागृत किया है, उजागर किया है अथवा नहीं। तो इस दृश्य से भी पंचलाइट एक सशक्त कहानी है क्योंकि रेणु जी ने ग्रामीण जीवन का अंकन किया है और साथ ही क्रिया व्यापारों और पात्रों के माध्यम से वो ग्रामीण परिवेश साकार रूप से हमारे सामने आ जाता है। अब आते हैं हम इसके उद्देश्य पे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कहानी बिना किसी उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि पंचलाइट कहानी ग्रामीण जीवन के यथार्थ का चित्रण करती है और साथ ही कहानीकार का ये उद्देश्य था कि वो अंचल विशेष के जो आचार विचार हैं, नियम कानून हैं, नैतिक मूल्य हैं, व्यवहार हैं, उसके तीज त्योहार हैं, सारी बातों को वो इस कहानी के माध्यम से उजागर करें और साथ ही साथ ग्रामीण मनोविज्ञान का चित्रण करना भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का मुख्य उद्देश्य था। और उसके साथ जो सामाजिक परिवेश में, उस ग्रामीण परिवेश में जो जातियों के मध्य जो द्वेष भावना थी उसका भी चित्रांकन करना फणीश्वर नाथ रेणु जी का उद्देश्य था। और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि ये जो भारतीय जनमानस जो ग्रामीण समाज से आता है, जो उसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर है, वो भी उजागर हो ताकि उसके अंदर सुधार की संभावना बने। और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि एक अंचल विशेष की कहानी के माध्यम से हम उस अंचल की विशेषताओं को भी, उसके रीति रिवाज को भी, उसके आचार विचार को भी, उसकी नैतिक मूल्य को भी जान सके। तो ये था इसका उद्देश्य। और जो एक प्रश्न बनता है कि कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण करिए, तो हम जब कहानी पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो कहानी है उसमें जो है गोधन ही मुख्य जो है चरित्र है। तो अगर हम इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानना चाहें
तो सबसे पहला बिंदु बनता है भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवक। गोधन एक भोला भाला ग्रामीण युवक है। भोला भाला क्यों है? क्योंकि वो महतो समाज के सामने अपने प्रेम को, मुनरी के साथ के अपने प्रेम को स्वीकार भी करता है और साथ ही साथ सबके सामने सलीमा का गाना भी गाता है। भले ही इसके कारण उसे उसका हुक्का पानी बंद होता है, उसे 10 रुपए का जुर्माना दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, चतुर एवं होशियार। ये चतुर एवं होशियार क्यों है? क्योंकि ग्रामीण है, भोला भाला है, लेकिन चतुराई भी बहुत है। जब पंचलाइट जलाने की बात आती है और ये होता है कि अब कैसे जलाया जाएगा, तो मुनरी बताती है कि गोधन को आता है और वह बड़ी चतुराई से बिना स्प्रिट के उस जो है पंचलाइट को गरी के तेल यानी नारियल के तेल से जला देता है। और तीसरा है स्वाभिमानी। स्वाभिमानी क्यों है? क्योंकि जब उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है और छड़ेदार उसे पंचलाइट जलाने के लिए बुलाने आते हैं, तो जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि आप पंचों की कोई प्रतीत नहीं है, कल पुर्जे की चीज कुछ भी खराब हो गया तो आप फिर से हमें जुर्माना ठोक देंगे। उसके पास ये ऑप्शन था कि वो अगर शायद जलाने जाता तो उसे जाति में ले लिया जाता, लेकिन तत्काल उस समय वो नहीं जाता, उसका मान जो है उस पर हावी हो जाता है। बाद में अलग बात है कि वो जाता है। और समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील क्यों है? वो समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील क्योंकि उसका स्वाभिमान जागता है, वो जाना नहीं चाहता। लेकिन जब गुलरी काकी आके सारी बात बताती है कि किस तरह अन्य टोले वाले हमारा मजाक बना रहे हैं, तो हमें देखते हैं कि वो अपनी जाति की इज्जत की रक्षा के लिए आता है और पंचलाइट जलाता है। तो इस तरह वो एक संवेदनशील युवक के रूप में हमारे सामने आता है। तो बच्चों, ये थी पंचलाइट यानी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट की सम्यक समीक्षा। और मुझे ये आशा है कि मैंने जो भी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताई होंगी उसे आपने ध्यान से सुना होगा और आप उसके आधार पर परीक्षा में अपने प्रश्नों का सही से जवाब दें। धन्यवाद।